हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। हमने अध्याय 1 का पार्ट 1 देख लिया था, परिचय कर लिया था। हमने दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में हमने देखा था, जिसमें जो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने जो दीवार को गिराई थी उसके बारे में हमने आखिरी वीडियो में पढ़ा था। अगर आप सभी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए। ये पार्ट 2 है, इस पे हम शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आए गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों को राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसको जो फांसीवादी समाज में बंधे हुए थे, ये जो था ना, ये मैंने आपको जो अंडरलाइन किया है, ये इसका आंसर है। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है के बारे में। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अमेरिका को छोड़ के जो बाकी अर्थव्यवस्था थी, वो ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पादित थे। क्या क्या थे वहां पे? ऊर्जा संसाधन था, खनिज तेल था, लोहा था, इस्पात था, मशीनरी थी। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े थे। उस समय वहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अच्छी थी, जिसकी वजह से दूर दूर से देश भी एक दूसरे से जुड़े थे। सोवियत संघ का जो घरेलू अ, उपभोक्ता उद्योग था, वो भी उन्नत प्रणाली का था। पीन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। अब आप समझ सकते हैं कितना हाई टेक्नोलॉजी वहां पे यूज होता था उस समय भी। हालांकि सोवियत संघ की उपभोक्ता उद्योग में बनने वाले वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, मतलब क्वालिटी उतनी नहीं थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। फिर भी वहां की जो सरकार थी, उसने अपने सभी नागरिकों को एक मिनिमम लाइफस्टाइल जीने के लिए सुनिश्चित कर दिया था। सरकार जो थी वहां की, वो बुनियादी जरूरतों की चीजें, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, अन्य चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी, मतलब प्रदान कर रही थी। वहां पे बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था, मतलब वहां की सरकार का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली एक नौकरशाह का शिकंजा कस चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई, मतलब वहां पे जो नौकरशाही था वो खत्म हो रहा था और सत्तावादी विकसित होते गया। नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण वहां पे सिर्फ एक ही, मतलब बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक नहीं था। वहां पे एक ही शासन हुआ करता था, शासनकाल था, और नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था। और वहां पे जो जीवन थी ना नागरिकों की, वो कठिन होती जा रही थी। और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करने लगे थे, क्योंकि लोगों को खुलकर बोलने का हक था नहीं वहां पे। इसलिए वो चुटकुले और कार्टून के जरिए अपने जो कष्ट हैं वो बोला करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ के एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्य को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी, मतलब रूस का अच्छा उस समय भी इम्पैक्ट था। तो ये तो थी कुछ बातें। अगली वीडियो में हम अगला पेज पढ़ेंगे, अच्छे से हम सभी पेजों को पढ़ेंगे। इसीलिए हम एक एक छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, आप लोगों को नींद ना आए। ये सभी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना